नमस्कार सभी को, चैनल पर सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी एक भारतीय आत्मा एक चुनौती, जो कि एक संस्मरण है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखा गया। इस संस्मरण के संदर्भ में आपको 3-4 मूलभूत तथ्य पता होने चाहिए। उसमें से एक है कि ये जो संस्मरण है, जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा एक भारतीय आत्मा से किसे संबोधित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहकर बुलाया जाता है। तो ये जो संस्मरण है, जाहिर सी बात है, माखनलाल चतुर्वेदी जी पर आधारित संस्मरण है। ये स्मृति लेखा पुस्तक में संकलित है, जो कि अज्ञे की संस्मरणों का एक संकलन है, जिसमें विभिन्न साहित्यकारों जिनका संबंध अज्ञे जी से जीवन के किसी न किसी पड़ाव में रहा है, उनसे संबंधित जो इनकी स्मृतियां हैं उनका संकलन है। उन्हीं में से एक संस्मरण है एक भारतीय आत्मा, और ये एक संस्मरण है अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। चौथा तथ्य बनता है कि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी पर आधारित है। अब बात करूं कि कथेतर गद्य साहित्य, जो कि बीए हिंदी ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, उसमें स्मृति लेखा पुस्तक में से 4 संस्मरण लगाए गए हैं। तो 2 संस्मरणों पर ऑलरेडी मैंने बात कर ली है, जिसमें पहला आता है सरोजनी नायडू जी पर आधारित, दूसरा आता है मैथिली शरण गुप्त जी पर आधारित, तीसरा है एक भारतीय आत्मा, और इसके बाद एक चौथा संस्मरण है उपन्यास सम्राट यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित। तो इन 4 संस्मरणों पर आधारित आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप जाकर एक एक वीडियो में अपनी जो संस्मरण का सारांश है, उसकी समीक्षा है, या संस्मरण जिस पर आधारित है उसके व्यक्तित्व को जान सकेंगे। तो चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए इस संस्मरण के सारांश को सबसे पहले जानेंगे, यानी इसकी स्टोरी लाइन क्या है, समरी क्या है, उसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और बिंदुगत तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सारांश या फिर प्रतिपाद्य पर। तो जैसा कि मैंने संस्मरण के संदर्भ में आपको कई चीज़ें बता दी हैं, तो मैं यहाँ पर इस पंक्ति से पढ़ रही हूँ कि अज्ञे माखनलाल चतुर्वेदी जी से व्यक्तिगत रूप से अधिक परिचित नहीं थे। ये जब आप संस्मरण पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, या नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ आ जाने वाली हैं। फिर भी उनके प्रति सम्मान की भावना समय के साथ गहरी होती चलेगी, जिसे उन्होंने आत्मविश्लेषण और साहित्यिक विवेक के माध्यम से समझने का प्रयास किया। किसने? अज्ञे जी ने। आगे बढ़ें तो इस संस्मरण में माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं के प्रति अज्ञे की पहली प्रतिक्रिया प्रशंसा से भरी रही, परंतु बाद में उन्होंने उनकी भाषा को लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने माना कि माखनलाल जी की भाषा अनघड़ और असंस्कारित भले ही हो, पर उसमें एक सहजता और प्रामाणिकता थी जो उसे कृत्रिम नहीं होने देती थी। यानी भाषा जो है वो जीवंत और चलायमान रहती थी, जिसके चलते उसमें एक अलग ही प्रभाव दिखाई देता था। अज्ञे यह भी स्वीकार करते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा लगातार बनती हुई हिंदी की पहचान थी, जो न तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ थी और न ही बनावटीपन लिए थी। यानी न तो बनावटीपन लिए हुए थी, न तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ थी। यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जब साहित्य को देखा जाए तो उनके साहित्य का जिस तरह से विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो उस विस्तार के साथ में भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुए वो भी देखा जा सकता है। अब बात करें तो सबसे पहली कविता जिससे अज्ञे जी परिचित हुए थे माखनलाल चतुर्वेदी जी से, इसको संस्मरण में उल्लिखित भी करते हैं कि पुष्प की अभिलाषा, जो कि आप सब ने ये कविता पढ़ी होगी कि चाहा नहीं मैं सुर वाला कि गहनों में गूथा जाऊं। ये पूरी कविता जो है, इसकी कुछ 4-5 पंक्तियाँ इस संस्मरण में उल्लिखित की हैं अज्ञे जी ने, कि किस तरह से वो माखनलाल चतुर्वेदी जी से इस कविता के साथ ही संबंध में आए थे, यानी उनसे परिचय हुआ था। आगे बढ़ें तो यह संस्मरण
भारतीय संस्कृति और भाषा की जटिलताओं को लेकर सामने आता है। अज्ञे ने मिश्र संस्कृत बनाम समन्वित संस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया है और यह भी बताया है कि माखनलाल जी की भाषा और विचारधारा एक समन्वित भारतीयता की पक्षधर थी, जो सांस्कृतिक विविधताओं को आत्मसात करती है पर केवल मिश्रण की स्थिति में नहीं उलझती। तो ये बातें कुछ हैं जो मुख्य बिंदु इस संस्मरण के बन जाते हैं। अज्ञे ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इस संस्मरण में चित्रित किया है जिन्होंने साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में गहरी प्रतिबद्धता के साथ में कार्य किया, अपनी एक महती भूमिका अदा की और दोनों ही क्षेत्रों को एक दूसरे की परछाई नहीं बनने दी। यानी साहित्य और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं, दो अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों को कभी इन्होंने एक साथ लाकर नहीं खड़ा किया कि अपने साहित्य से राजनीतिक दृष्टिकोण इनका झलके, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों में काफ़ी भिन्नता रही, यानी दोनों को कभी एक दूसरे की परछाई नहीं बनने दिया। माखनलाल जी एक अखंड व्यक्तित्व के धनी थे जिनके लिए आत्मा, विचार और कर्म में कोई द्वैत नहीं था। लेखक ने यह भी स्वीकार किया है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी केवल कवि नहीं थे बल्कि एक कृति साहित्यकार थे, जिनकी प्रेरणा से अनेक युवतर रचनाकारों का विकास भी हुआ। किसकी प्रेरणा से? चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से। उन्हें केवल दार्शनिक, विचारक या विद्रोही लेखक नहीं माना बल्कि एक ऐसी वाणी के रूप में प्रस्तुत किया जो जनता के हृदय की अभिव्यक्ति थी और जिसे उपहास सहने का भी साहस था। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। कि ऐसा नहीं है अगर कोई उनकी आलोचना कर दे, उन पर कोई आलोचनात्मक निबंध या आलोचनात्मक दृष्टि परक पुस्तक लिखते तो वो उससे जलने और कुढ़ने लगें, ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं था। उनका व्यक्तित्व विशाल था। अगर कोई उनकी आलोचना भी करता है तो वो उसको बहुत ही सहजता से लेते हैं, यानी जो उन्हें लगता है कि इन चीज़ों का बदलाव अपने जीवन में करना चाहिए तो वो उस चीज़ को ग्रहण भी करते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की विशालता यहाँ से पता चलती है। अंततः यह संस्मरण एक श्रद्धांजलि है किसके लिए? माखनलाल चतुर्वेदी जी पर। एक ऐसी साहित्यिक आत्मा जो भारतीयता की पहचान को न केवल स्वर देती है बल्कि उसे आत्मा के स्तर पर जीती भी है। अज्ञे ने इसमें न केवल माखनलाल जी को याद किया है बल्कि उनकी उपस्थिति को साहित्य और संस्कृति की निरंतर बहती धारा में जीवंत बनाए रखने का कार्य इस संस्मरण के माध्यम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। तो यहाँ पर ये जो इसका सारांश था, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने कर ली है, तो आपको एक स्टोरी लाइन इसके पता चल गई होगी। किन किन तथ्यों को इस संस्मरण में समेटा है अज्ञे जी ने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इस पर विश्लेषण करते हुए, इसकी जो समीक्षा करते हुए चलेंगे। बिंदुगत तरीके से बात होगी ताकि आपको चीज़ें और भी क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह संस्मरण, पहले तो मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बताई दी है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है और ये एक साहित्यिक श्रद्धांजलि की तरह काम करता है। आप ये जो है पढ़ सकती हैं, काफ़ी मूलभूत बात है जो कि मैं ऊपर इतनी चर्चा कर चुकी हूँ तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सीधे बात करते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है आत्मीयता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का संतुलन। अज्ञे स्पष्ट करते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य या उनके व्यक्तित्व के प्रति उनका कोई आरंभिक निजी आकर्षण नहीं था, न ही उन्होंने उन्हें बहुत करीब से जाना। फिर भी उनके प्रति गहराते सम्मान की वे एक प्रीतिकर विस्मय के रूप में देखते हैं। जो अज्ञे जी का माखनलाल चतुर्वेदी जी के संदर्भ में उनकी रचनाओं से ही परिचय हुआ और उन रचनाओं से ही अज्ञे का संबंध जो है गहरा होता चला गया माखनलाल चतुर्वेदी जी के प्रति, जो कि एक प्रीतिकर विस्मय के रूप में देखते हैं अज्ञे जी और उसे तार्किक परीक्षण की कसौटी पर भी कसते हैं। यह आत्मालोचन की ईमानदार प्रवृत्ति अज्ञे के लेखन की विशेषता बनकर इस संस्मरण में पाठक के समक्ष आती है। उदाहरण है कि मेरा आत्मालोचन स्वभाव ही मुझे बाध्य करता है कि उसका कारण मैं खोजूं और उसकी संगति या असंगति का परीक्षण करूं, जो कि उद्धरण एज इट इज कोट किया गया है इस संस्मरण से। आगे बढ़ें तो दूसरा पॉइंट बनता है भाषा पर गहरी विचारशीलता और आलोचना। अज्ञे माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा शैली की
खुले दिल से सराहना करते हुए उसके अटपटेपन और अनघड़पन, यही एक अच्छे समीक्षक की आलोचक की पहचान होती है कि वो बायस होकर चीज़ें न कहे बल्कि अनबायस होकर सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को साथ लेकर चलने का काम करे, जो कि इस संस्मरण में अज्ञे जी ने किया है। तो आगे माने तो वे मानते हैं कि यह दोष नहीं बल्कि उनकी साहित्यिक दृष्टि की ईमानदारी है, जो चीज़ जैसी है वैसी कहने का साहस। उदाहरण के तौर पर उनकी भाषा अनगढ़ रही है, ये संस्मरण में अज्ञे जी कहते हैं। किसके संदर्भ में? चतुर्वेदी जी के संदर्भ में, कि उनकी भाषा अनगढ़ रही, अस्थिर रही, पर कृत्रिम कभी नहीं हुई। हिंदी ही रही, यद्यपि बनती हुई हिंदी हिंदुस्तानी नहीं बनी। यहाँ अज्ञे एक बड़ी वैचारिक बहस की ओर संकेत करते हैं। भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी बनाम मिश्रवादी व्याख्या। भाषा भी उसी विचारधारा का वाहक है और माखनलाल जी की भाषा भारतीयता के मूल में निरंतर समाहित रहती है। तीसरा पॉइंट आता है साहित्य और राजनीति के मध्य संतुलन किसने बना के रखा सदैव। इस संस्मरण को जब आप पढ़ेंगे, अभी मैंने ये बात आपको सारांश में भी एक्सप्लेन की है कि साहित्य और राजनीति के मध्य में, क्योंकि अज्ञे जो हैं वो बताते हैं कि चतुर्वेदी जी राजनीति में भी उनकी महती भूमिका थी और दूसरी तरफ साहित्य जगत में तो उनका नाम काफ़ी उच्च स्थान पर रखा जाता है, लेकिन दोनों को कभी उन्होंने एक दूसरे की परछाई नहीं बनने दिया, बल्कि दोनों में एक संतुलन बनाकर आगे चले। तो एक संतुलन की जो वृत्ति है वो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता बनकर इस संस्मरण के माध्यम से उभर कर पाठक के समक्ष आती है। तो चतुर्वेदी जी न केवल कवि थे बल्कि आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय राजनीति कार्यकर्ता भी थे। अज्ञे इस दोहरी प्रतिबद्धता को उनकी विशेषता बनाते हुए, या कह लीजिए विशेषता मानते हुए, कहते हैं कि वे साहित्य को राजनीति की दासी नहीं बनाते और ना ही साहित्यिक उद्देश्य को राजनीतिक दायित्व के बोझ तले दबने देते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोनों में एक संतुलन बनाकर आगे चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। यहाँ पर उदाहरण भी आया है कि राजनीतिक कर्मी होते हुए भी, यानी राजनीतिक कार्यों में संलग्न होते हुए भी वह साहित्यकार के रूप में पूर्णतः स्वतंत्र थे। यानी राजनीति ने कभी उनकी कलम पर जोर नहीं दिया, यानी कलम पर कभी बोझ नहीं बनी राजनीति। राजनीतिक कर्मी होते हुए भी स्वतंत्रता के साथ में एक जो साहित्यकार का महत्व होता है या साहित्यकार का जो दायित्व होता है उसको सदैव स्वतंत्रता के साथ में निभाते रहे माखनलाल चतुर्वेदी जी, और यह स्वतंत्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। किसकी? चतुर्वेदी जी की। अगले पॉइंट पर आए तो चौथा पॉइंट कह रहा है अखंड व्यक्तित्व और विचारधारात्मक दृढ़ता। ये जो है एक व्यक्तित्व की विशेषता उभर कर सामने आती है संस्मरण के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अज्ञे जी बताते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व अखंड था, यानी अखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसे तोड़ा ना जा सके। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार और व्यवहार में कोई अंतर नहीं था, यानी जो वो कहते थे, यानी कथनी और करनी में बेसिकली फर्क नहीं था। यानी जो कहते थे वो उस चीज़ को मानते भी थे, वो चीज़ उनके लिए मैटर करती थी। यानी ऐसा नहीं है जो कह दिया वो करने पे किसी भी तरह से उनका कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो कहते थे वो करते भी थे। तो यही उनके व्यक्तित्व की अखंडता पता चलती है। यह समग्रता उन्हें समकालीनों से अलग करती है। समकालीनों से अलग करने का तात्पर्य यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। समकालीनों यानी कि जो अन्य समकालीन रचनाकार थे माखनलाल चतुर्वेदी जी के, यह जो व्यक्तित्व का अखंड व्यक्तित्व है और उसका मतलब व्यक्तित्व की जो विशालता है वो अन्य जो समकालीन रचनाकार थे उनसे भिन्न बनाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। उदाहरण आया है कि आज़ाद आदमी वही होता है जिसका व्यक्तित्व अखंड होता है। विखंडित यानी टूटा हुआ व्यक्तित्व का आदमी आज़ाद नहीं हो सकता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि प्रेरक व्यक्तित्व और साहित्यिक परंपरा का संवाहक। माखनलाल चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व की बात हुई है, जाहिर सी बात है उनका व्यक्तित्व केवल आत्म केंद्रित नहीं था, यानी सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे, हमेशा स्व की अनुभूति में नहीं जूझते थे, जैसा कि आज का
मानव करता है। स्व की अनुभूति उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के भी अधिकारों को छीनने के लिए ताक लगाए बैठा हुआ है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व केवल आत्म केंद्रित नहीं था, बल्कि वे दूसरों को भी बनाते थे। अपने जो समकालीन रचनाकार रहे या जो भविष्य में रचनाकार बने, उनको बनाया किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। उनके लेखन को दृढ़ किया, उनके लेखन को बेहतर किया। हिंदी साहित्य की दृष्टि से उनके लेखन में जो जो सुधार किए जा सकते थे, वो सुधार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने करवाए। तो वे दूसरे को संवारते थे, न केवल आत्म केंद्रित थे। अज्ञेय उन्हें एक कृति कवि कहते हैं। कृति कवि से तात्पर्य है जो किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी तथ्य का या फिर किसी भी कहानी का सृजन करता है, जिनकी प्रेरणा में कई प्रतिभाएं विकसित हुई। वह भारतेंदु या द्विवेदी की तरह अनुशासनात्मक नहीं थे, बल्कि स्नेह और आत्मीयता से प्रेरणा देते थे, जिसके चलते उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उदाहरण आया है, युगतर प्रतिभाएं बराबर ना होकर भी कभी उनके निकट छोटी नहीं हुई। ये भी एक व्यक्तित्व की अभिन्न विशेषता है कि आपके समक्ष अगर कोई आपसे छोटा व्यक्ति भी बैठा है, तो कभी उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो आपसे निम्नतर है, आपसे हीन है। अगर उसे ऐसा महसूस होगा और उसे अगर ऐसा महसूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। अगर उसे सामने बैठे व्यक्ति को नीचा महसूस हो रहा है, ये आपके व्यक्तित्व की विराटता होनी चाहिए कि सामने बैठा व्यक्ति आपसे घुल मिल जाए और कभी आपके समक्ष हीन और छोटा महसूस न करे। तो ऐसा अखंड और विराट व्यक्तित्व था माखनलाल चतुर्वेदी जी का। आगे निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने तथ्यों के माध्यम से बहुत कुछ बातें यहाँ पर समझा दी हैं, पूरा जो संस्मरण है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक भारतीय आत्मा, एक चुनौती, जो कि संस्मरण का शीर्षक है, केवल चतुर्वेदी जी की जीवनी नहीं, यह हिंदी साहित्य की गहराइयों में झांकने वाली एक विचारशील दृष्टि है। अज्ञेय ने यहाँ एक लेखक के आत्मसंघर्ष, भाषा के चयन, सांस्कृतिक पहचान और साहित्यिक उत्तरदायित्व पर गहन संवाद प्रस्तुत किया है। यह संवाद एक प्रकार की समीक्षात्मक जीवन या फिर कह लीजिए समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में जीवनी इसलिए कह दिया गया है क्योंकि संस्मरण किसी के जीवन पर ही आधारित होते हैं, इसलिए ये जीवनी बन जाता है, जहाँ लेखक के साथ साथ स्वयं लेखक की आत्मा का भी परीक्षण होता है। इसलिए यह संस्मरण एक दर्पण की तरह है जो पाठक को न केवल माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रतिबिंब दिखाता है, बल्कि हिंदी साहित्य की आत्मा को भी स्पष्ट करता है। तो अभी आपको मेरे ख्याल से चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे आपकी डाउट या क्वेरी पता नहीं चलेगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर आपको प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अपने पेपर से संबंधित। लेकिन अगर फिर भी आप कोई टॉपिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए। आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में बेहतर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।